दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 7 राष्ट्रवाद। इस अध्याय में आप जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है, यानी राष्ट्रवाद का परिचय, राष्ट्र और राष्ट्रवाद में क्या समानता और अंतर है, राष्ट्रवाद के मूल तत्व क्या हैं और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है, तथा अंत में राष्ट्रवाद और बहुलवाद क्या है, इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 राष्ट्रवाद। दोस्तों इस अध्याय में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों की जानकारी हासिल करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। हमारे लिए यहाँ पर यह समझने का अधिक महत्व नहीं है कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ और इससे जुड़े कार्य क्या हैं, बल्कि हमारे लिए राष्ट्रवाद के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना और इसके साथ इसमें निहित अधिकारों और आकांक्षाओं की परख करना महत्वपूर्ण होगा। इस अध्याय के अध्ययन से हम जान पाएंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है, राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाएं क्या हैं और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच जो संबंध है उसकी सुनिश्चित करने की ज़रूरत को स्वीकार करने का कारण क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों राष्ट्रवाद के प्रति आम समझ क्या है, और अगर मोटे तौर पर जनता की राय लें तो इस सिलसिले में देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें हम जानेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है और ये प्रतीक सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना को प्रदर्शित करता है। कई लोग इस विविधता को भारतीय राष्ट्र से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाने की कोशिश करें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है कि वैश्विक मामलों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रवाद की इंग्लिश नेशनलिज्म होती है और ये राष्ट्र से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान किया है। इसने उत्कट निष्ठाओं के साथ साथ गहरे विद्वेषों को भी प्रेरित किया है। इसने जनता को जोड़ा है तो विभाजित भी किया है। इसने अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की है तो उसके साथ यह विरोध, कटुता और युद्धों का कारण भी रहा है, और साम्राज्यों और राष्ट्रों के ध्वस्त होने का यह भी एक कारण रहा है। दोस्तों राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के निर्धारण और पुनर्निर्धारण में योगदान किया है, और आज भी दुनिया का एक बड़ा भाग विभिन्न राष्ट्र राज्यों में बटा हुआ है। हालांकि राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्संयोजन की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, और देखा जाए तो अंत में मौजूदा राष्ट्रों के अंदर भी अलगाववादी संघर्ष साधारण सी बात है। दोस्तों राष्ट्रवाद जो है ये कई चरणों से होकर गुजर चुका है। जैसे 19वीं शताब्दी के यूरोप में इसने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, और आज के जर्मनी और इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के जरिए हुआ था। यानी जर्मनी और इटली पहले छोटे छोटे जो है रियासतों में या छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे, और राष्ट्रीय या राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया से जर्मनी और इटली राष्ट्र राज्य की जो है धारणा से संगठित हुए हैं। लैटिन अमेरिका में बड़ी संख्या में नए राज्य स्थापित किए गए थे, और राज्य की सीमाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ स्थानीय निष्ठाएं और बोलियां भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठाओं और सर्वमान्य जनभाषाओं के रूप में विकसित हुई। दोस्तों नए राष्ट्रों के लोगों ने एक नई राजनीतिक पहचान अर्जित की जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी, और पिछली शताब्दी में हमने अपने देश को सुदृढ़ीकरण की एक ऐसी ही प्रक्रिया से गुजरते देखा है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भी हिस्सेदार रहा है। यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद ही था।
भारत और अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष थे और ये संघर्ष विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित थे। तो काफ़ी हद तक अगर जो हम देखा जाए तो राष्ट्रवाद ने राष्ट्र के एकीकरण में तो भूमिका निभाई ही है, लेकिन इसने बड़े साम्राज्यों के पतन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि हमारे देश में या हमारे देश के आसपास जो ब्रिटिश साम्राज्य का ताना बाना था, उसको राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं के द्वारा ही समाप्त किया गया। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया अभी जारी है। 1960 के दशक से ही सीधे तौर पर सुस्थिर राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट भी कुछ समूह या अंचलों द्वारा उठाई गई राष्ट्रवादी मांगों का सामना करते रहे हैं और इन मांगों में पृथक राज्य की मांग भी शामिल है। और आज दुनिया के अनेक भागों में हम ऐसे ही राष्ट्रवादी संघर्षों को देख सकते हैं जो मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कई जगह पर पृथकतावादी आंदोलन कनाडा के क्यूबेक वासियों, उत्तरी स्पेन के वास्क वासियों और तुर्की और इराक के कुर्द और श्रीलंका के तमिलों पर भी चलाए जा रहे हैं। भारत के कुछ समूह भी राष्ट्रवाद की भाषा बोलते हैं और आज अरबी राष्ट्रवाद में तमाम अरबी देशों को अखिल अरब संघ एकताबद्ध करने की उम्मीद पाल सकता है। लेकिन बास्क या कुर्द जैसे पृथकतावादी आंदोलन तो मौजूदा राज्यों के विखंडन के लिए ही संघर्षरत हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे बीच इस सवाल पर सहमति हो सकती है कि दुनिया में राष्ट्रवाद आज भी प्रभावी शक्ति है, लेकिन राष्ट्र या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की परिभाषा के संबंध में किसी सहमत पर पहुंचना बहुत कठिन है। आखिर राष्ट्र क्या है, लोग राष्ट्रों का निर्माण क्यों करते हैं और राष्ट्र क्या करने की तीव्र इच्छा जगाते हैं, लोग अपने राष्ट्र की खातिर त्याग करने और प्राण तक न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं, राष्ट्रत्व या देशभक्ति के दावे राज्यत्व या राजकीय शक्ति के दावों से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं, क्या राष्ट्रों को पृथक रहने या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है, क्या पृथक राज्यत्व को स्वीकार किए बगैर राष्ट्रवाद के दावे को तुष्ट किया जा सकता है। तो इस अध्याय में हम इन्हीं सब मुद्दों के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है लड़की कहती है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनिया सुकूड़ रही है। हम एक विश्वग्राम यानी ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं और राष्ट्र अब अप्रासंगिक हो रहे हैं। लेकिन लड़का इस तर्क में कहता है कि ऐसा नहीं है, राष्ट्रवाद अब भी प्रासंगिक है और आप इसे तब देख सकते हो जब भारतीय क्रिकेट टीम बाहर खेलने जाती है या जब हम बाहर बसे हुए भारतीयों को बॉलीवुड की फिल्में देखते हुए पाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं नेशन एंड नेशनलिज्म यानी राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में। दोस्तों, राष्ट्र जो है जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है, लेकिन यह मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूहों अथवा समुदायों से अलग है। यह परिवार से भी अलग है। परिवार तो प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के व्यक्तिगत और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। यह जनजातीय और अन्य सगोत्री समूहों से भी अलग है और इन समूहों में विवाह और वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है। दोस्तों, इसलिए यदि हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी नहीं जानते तो ज़रूरत पड़ने पर हम उन सूत्रों को ढूंढ निकाल सकते हैं जो हमें आपस में जोड़ते हैं। लेकिन राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर न कभी जान पाते हैं, न उनके साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका आदर करते हैं। तो राष्ट्रवाद एक तरह से संबंधों की ऐसी भावना है जो हमें परस्पर जोड़े रखती है। दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता जैसी कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी होता है। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में हैं ही नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हों। कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। कनाडा का उदाहरण अगर जो हम लें तो कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषी लोग साथ रहते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और भिन्न भिन्न समुदायों में बोली जाती हैं और बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है। नस्ल या कुल जैसी विशिष्टताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है।
लेकिन बात ये होती है वो कौन सा ऐसा तत्व है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं। और आइए हम राष्ट्र के बारे में कुछ लोगों की मान्यताओं को पहचानने और समझने की कोशिश करें। पहली चीज़ तो दोस्तों, राष्ट्र के बारे में जो मान्यताएं हैं वो पहली चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है साझा विश्वास। राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़, नदी या भवनों की तरह नहीं होते जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। वे ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं जिनका लोगों के विश्वासों से स्वतंत्र अस्तित्व हो। दोस्तों, किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उनके शारीरिक विशेषताओं या आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है। यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण है जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के समूह से है जो एक साथ काम करते हों, खेलते हों, या इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वे स्वयं को एकीकृत करते हों या एकीकृत समूह मानते हों। दोस्तों, अगर वे अपने बारे में इस तरह नहीं सोचते तो एक टीम में उनकी हैसियत जाती रहेगी और खेल खेलने या काम करने वाले महज अलग अलग व्यक्ति रह जाएंगे। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ साथ हैं। यहाँ पर लड़का कहता है कि तुम अपनी टीम का उत्साह क्यों नहीं बढ़ाती हो? क्या तुम्हारे अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं हैं? तो लड़की कहती है, मैं उतनी ही राष्ट्रवादी हूँ जितना कोई और। मैं अपना वोट डालती हूँ, टैक्स देती हूँ और देश के कानूनों का सम्मान करती हूँ। अपने देश का वासी होने पर गर्व भी महसूस करती हूँ। तो ये जो लड़की कह रही है कि ये सारी चीज़ें राष्ट्रवाद के बारे में महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व इतिहास है। दोस्तों, दूसरा, जो लोग अपने को एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुधा अस्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। यानी राष्ट्र खुद को इस रूप में देखते हैं जैसे वे बीते अतीत के साथ साथ आगत भविष्य को समेटे हुए हों। वे देश की अस्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए उनके पास साझी स्मृतियां होती हैं, किंवदंतियां होती हैं, ऐतिहासिक अभिलेख की रचना के जरिए अपना इतिहास बोध निर्मित करते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, उदाहरण में भारत के राष्ट्रवादियों ने यह दावा करने के लिए कि एक सभ्यता के बगैर भारत का लंबा और अटूट अस्तित्व रहा है, इतिहास रहा है, और यह सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है। देश की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत और अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जैसे नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। हालांकि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह एकात्मकता की वह जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक साथ जोड़े रखा, चाहे हमें जो राजनीतिक भविष्य या दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो। दोस्तों, किसी विचारक ने राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि राष्ट्रवाद दिलों की वह भावना है जो हमें परस्पर जोड़े रखती है। तो ये काफ़ी हद तक सही दिखाई देता है। दोस्तों, साझा विश्वास इतिहास के साथ भूक्षेत्र या टेरिटरी भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किसी खास भूक्षेत्र पर लंबे समय तक साथ रहना और उससे जुड़े साझे अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध कराती हैं। ये उन्हें एक होने का एहसास भी देती हैं। इसलिए ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं एक गृह भूमि की बात करते हैं। ये लोग जिस भूक्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस पर अपना दावा पेश करते हैं और उसे बहुत महत्व देते हैं। राष्ट्र अपनी अपनी गृह भूमि का विभिन्न तरीकों से बखान करते हैं। इसका उदाहरण ये है कि हम अपने राष्ट्र को मातृभूमि या पितृभूमि कहते हैं, कोई पवित्र भूमि कहता है। जैसे यहूदी लोग दोस्तों, उन्होंने अपने इतिहास में ज़्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे और फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया कि उनका मूल गृह स्थल फिलिस्तीन उनका स्वर्ग है। भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों, पर्वतों और अंचलों से है। चूंकि एक ही भूक्षेत्र पर एक से अधिक समूह का दावा हो सकता है, लिहाजा गृह भूमि की आकांक्षा दुनिया भर में संघर्ष का एक बड़ा कारण भी रही है।
इसके अलावा दोस्तों देखिए, राष्ट्रवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व साझा राजनीतिक आदर्श भी रहा है। साझे राजनीतिक आदर्श का मतलब ये है कि कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं ऐसे, जिन्हें हम अपनी साझी संस्कृति और साझे आदर्श के रूप में पहचानते हैं। दोस्तों हालांकि भूक्षेत्र साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है। राष्ट्र के सदस्यों की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। दोस्तों बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, और ये ही वे शर्तें हैं जिसके आधार पर वे साथ साथ आना और रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में ये विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बनाते हैं। दोस्तों लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है, और इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्वों से बंधे भी होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिक के रूप में अधिकारों की पहचान लेने से पैदा होते हैं, और अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सहकर्मियों नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जान और मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र मजबूत होता है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियों के इस परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि नागरिकों के पास कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन यदि सभी नागरिक राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और दावों तथा जो है नागरिक के रूप में अपने दायित्व को पहचान कर लेता है, तो ये अन्य लोगों के साथ साथ राष्ट्र और अपने सहयोगियों के प्रति या हमारे सहकर्मियों के प्रति भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता साझी राजनीतिक पहचान है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके स्थान पर वह एक समान भाषा या जाति, वंश, परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक ही भाषा बोलना आपसी संवाद को काफ़ी आसान बना देता है। समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। एक जैसे त्यौहार मनाना, एक जैसे मौक़ों पर छुट्टियां चाहना और एक जैसे प्रतीकों को धारण करना लोगों को करीब ला सकता है, लेकिन यह उन मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके मोटे तौर पर दो कारण हैं। एक तो ये कि दुनिया के सभी बड़े धर्म अंदरूनी तौर पर विविधता से भरे हुए हैं। वे अपने समुदाय के अंदर चलने वाले संवाद के कारण बने और बढ़े हैं। जैसे धर्म के अंदर बहुत से पंथ बन जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों और नियमों की उनकी व्याख्याएं काफ़ी अलग अलग होती हैं। अगर हम इन विभिन्नताओं की अवहेलना करें और एक समान धर्म के आधार पर एक पहचान स्थापित कर दें तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर दें। दूसरा कारण ये है कि अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण हैं और एक ही भूक्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग एक साथ रहते हों, और किसी राज्य की सदस्यता की शर्त के रूप में किसी खास धार्मिक या भाषाई पहचान को आरोपित कर दिया जाए तो कुछ समूह निश्चित रूप से शामिल होने से बाहर हो जाएंगे, और इससे शामिल नहीं किए गए समूह की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी या राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूहों को हानि होगी। दोनों स्थितियों में समान बर्ताव, सबके लिए स्वतंत्रता के उस आदर्श में भारी कटौती होगी जिसे हम लोकतंत्र में अमूल्य मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हीं कारणों में से एक बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, न कि सांस्कृतिक पदों में। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है, और इस मूल्य समूह को देश के संविधान में भी दर्ज किया जा सकता है। और ये ऐसे मूल्य हैं दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान में भी लागू किए गए हैं, जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक मूल्य। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जैसे बिंदु जो हैं, बंधुत्व जैसी भावनाएं, ये सभी ऐसे मूल्य हैं जो हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधते हैं। दोस्तों हमने कुछ स्थितियों की चर्चा की जिसके जरिए राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं।
और लोकतांत्रिक राज्य इस पहचान को साझे राजनीतिक आदर्शों के आधार पर गढ़ते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये रह गया कि आखिर लोग खुद को राष्ट्र के रूप में क्यों निरूपित करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों की कुछ आकांक्षाएं क्या हैं और आगे की देखिए आगे हम इसी बारे में बात करेंगे। पहला है यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। दोस्तों, बाकी सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। आत्मनिर्णय के अपने दावों में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। और अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर एक साथ रहते आए हों और जिनकी अपनी साझी पहचान का बोध हो। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उस इच्छा से भी जुड़े होते हैं और इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से होता है। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर अगर जो हम देखें तो दूसरी तरह के बहुत से दावे जो है वो 19वीं शताब्दी के यूरोप में सामने आए। उस समय एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। परिणाम स्वरूप पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को आजमाया गया। वर्साय की संधि से बहुत छोटे छोटे और 9 स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था। इसके अलावा एक संस्कृति एक राज्य की मांगों को संतुष्ट करने से राज्यों की सीमाओं में भी बदलाव हुआ। इससे सीमाओं के एक और दूसरी ओर बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ। लाखों लोग के अपने घर उजड़ गए और उस जगह से बाहर धकेल दिया गया जहां पीढ़ियों से उनका घर था, और बहुत सारे लोग सांप्रदायिक हिंसा का भी शिकार बने। इसके अलावा अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राष्ट्र मिले। इसके ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया। इस कोशिश के कारण मानव जात को भारी कीमत चुकानी पड़ी और इस प्रयास के बावजूद ये सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहें। वास्तव में अधिकतर राज्यों की सीमाओं के अंदर में से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। ये छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और अक्सर नुकसानदेह स्थितियों में रहते थे। इस विकास का सकारात्मक पहलू ये था कि उन बहुत सारे राष्ट्रवादी समूहों को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई जो स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते थे और अपने भविष्य को तय करने और अपना शासन स्वयं चलाना चाहते थे। लेकिन राज्यों के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। लेकिन जब एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की थी। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूहों को सम्मान और मान्यता प्रदान करेगी और साथ साथ वहां के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा करेगी। और जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे। हालांकि यहाँ भी प्रत्येक सांस्कृतिक समूह जिसमें से कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते थे, उनके लिए राजनीतिक स्वाधीनता और राज्य सत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ। इस क्षेत्र के अनेक देश आबादी के देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की चपेट में आते रहे और इस प्रकार हम उन राष्ट्र राज्यों को विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं जिन्होंने संघर्षों की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन अब वे अपने भूक्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। और भारत में भी काफ़ी हद तक ऐसा ही हुआ। पहले तो हमने जो है समान राजनीतिक अधिकार और अपने स्वशासन के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। फिर बाद में मुस्लिम जनसंख्या ने अपने को एक अलग राष्ट्र माना और एक तरह से उन्होंने एक अलग राष्ट्र की स्थापना भी की। वस्तुतः आज दुनिया की सारी राज्य सत्ताएं इस दुविधा में फंसी हैं कि आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटा जाए और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत से लोग ये महसूस करने लगे हैं कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं, वरन वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। समाधान ये सुनिश्चित करने में है कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्व में रह सकें। यह न केवल आत्मनिर्णय के नए दावों के उभार से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, बल्कि एक मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए जरूरी होगा।
जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की कद्र नहीं करते, उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है वो एक दुधारी तलवार की तरह है, क्योंकि दोनों तरफ कोई ना कोई समस्याएं हैं। इसका सबसे बड़ा समाधान ये है कि एक राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न संस्कृति, धर्म और जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों की सुरक्षा की जाए, तभी हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी देखा जाए बास्क के बारे में। बास्क दोस्तों स्पेन का एक क्षेत्र है और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग दुनिया के विभिन्न भागों में उठ रही है। एक मामला जो है, बास्क स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्पेनी सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस क्षेत्र का दर्जा दे रखा है, लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण इस स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए, और इस आंदोलन के समर्थकों ने अपने मांग पर जोर डालने के लिए संवैधानिक और हाल तक हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनकी संस्कृति स्पेनी संस्कृति से बहुत अलग है। उनकी अपनी भाषा है जो स्पेनी भाषा से बिल्कुल नहीं मिलती। हालांकि आज बास्क के मात्र 1/3 लोग उस भाषा को समझ पाते हैं। बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भूसंरचना उसे स्पेन के भौगोलिक तौर पर अलग करती है, और रोमन काल से अब तक बास्क क्षेत्र ने स्पेनी शासकों के समक्ष अपनी स्वायत्तता का कभी समर्पण नहीं किया। उनकी न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रणालियाँ उसकी अपनी विशिष्ट व्यवस्था के जरिए संचालित होती थीं। आधुनिक बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत तब हुई जब 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनी शासकों ने उसकी विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की। 20वीं सदी में स्पेनी तानाशाह फ्रैंको ने इस स्वायत्तता में कटौती कर दी। उसने बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों, यहाँ तक कि घर में भी बोलने पर पाबंदी लगा दी, और ये दमनकारी कदम अब वापस लिए जा चुके हैं। लेकिन बास्क आंदोलनकारियों का स्पेनी शासन के प्रति संदेह और क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार है। उनके विरोधियों का कहना है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका समाधान हो चुका है। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है बास्क का। तो इसमें क्या आपके विचार में बास्क राष्ट्रवादियों की अलग राष्ट्र की मांग जायज़ है, या क्या बास्क एक अलग राष्ट्र है? इस सवाल पर उत्तर देने से पहले हमको कुछ मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या अलगाववाद को प्रोत्साहित करने के लिए या किसी अल्पसंख्यक समूह के ऊपर जोर जबरदस्ती करने के लिए क्या हमें जो है इसकी छूट देता है? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के बाद आइए राष्ट्रवाद और बहुलवाद के बारे में एक नज़र डालें। दोस्तों, एक संस्कृति, एक राज्य के विचार को त्यागते ही ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे तरीकों के बारे में सोचा जाए जो विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। इस लक्ष्य को पाने के लिए ही अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित रखने के उपायों को शुरू किया है। और आप जानते हैं, भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों के अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, विभिन्न देशों में समूहों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें शामिल हैं अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति, धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षा के अधिकार। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए कई देशों के संविधानों में प्रावधान किए गए हैं, और इन समूहों को विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है। इन अधिकारों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि ये अधिकार इन समूहों के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार और सुरक्षा के साथ ही समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। और इसके अलावा इन समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के तौर पर भी मान्यता देनी होती है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना होगा, जो राष्ट्र राज्य के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को मान्यता दे सके। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि समूहों को मान्यता और संरक्षा प्रदान करने में उनकी आकांक्षाएं संतुष्ट होंगी। फिर भी ये भी हो सकता है कि कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अडिग रहें।
ये विरोधाभासी भी प्रतीत हो सकता है कि जहां दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, वहीं राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी भी बहुत सारे समूहों और समुदायों को उद्वेलित कर रही हैं और ऐसी मांगों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए जरूरी है कि संबंधित देश अत्यंत उदारता और दक्षता का परिचय दे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप में समझा जाता था कि इसमें राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी शामिल है, लेकिन ये नामुमकिन है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। स्पेन के वास्क समुदाय के बारे में भी आप ऐसी ही बात कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर वे अगर अपना अलग स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही वाजिब नहीं है। साथ ही ये संभवतः अवांछनीय भी होगा और यह ऐसे राज्यों की गठन की ओर ले जा सकता है जो आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से बेहद छोटे हैं और इससे अल्पसंख्यक समूहों की समस्याओं का कोई समाधान न हो और वे और बढ़े ही। इस अधिकार की अब यह पुनर्व्याख्या की जाती है। इसका मतलब राज्य के भीतर किसी राष्ट्रीयता के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति है। दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूहों की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफ़ी सचेत है। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान को मान्यता देने के लिए चल रहे हैं और राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की ज़रूरत है कि हम राष्ट्रीय पहचान के उनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम राष्ट्रवाद के सहिष्णु, असहिष्णु और एक जाति स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें। तो इस प्रकार हम दोस्तों राष्ट्रवाद के बारे में और राष्ट्रवाद तथा अन्य मुद्दों पर हमने विस्तार में चर्चा कर ली है। हमने ये जान लिया कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय या राष्ट्रवाद और बहुलवाद कहाँ तक जो है राष्ट्रवाद के संरक्षा के रूप में सहायक हो सकते हैं। वीडियो के या चैप्टर के आखिर में हम आइए राष्ट्रवाद पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरणास्थली तो मानवता है। मैं हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। वे औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे और भारत की स्वाधीनता के अधिकार का दावा करते थे। वे ये भी महसूस करते थे कि उपनिवेशों के ब्रिटानी प्रशासन में मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रखने की गुंजाइश नहीं है। यह ऐसा विचार है जिससे ब्रिटानी सभ्यता में भी स्थान मिला है। टैगोर पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने और पश्चिमी सभ्यता को खारिज करने के बीच फर्क करते थे। भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी ही चाहिए थी, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, टैगोर जिसको देशभक्ति कहते थे और उनकी समालोचना उनके लेखन का अस्थायी विषय था। वे देश के स्वाधीनता आंदोलन में मौजूद संकीर्ण राष्ट्रवाद के कटु आलोचक थे और उन्हें भय था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिम की खारिजों का विचार यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। यह अपने देश में मौजूद ईसाई, यहूदी, पारसी और इस्लाम समेत तमाम विदेशी प्रभावों के खिलाफ आसानी से आक्रामक भी हो सकता है। तो इस प्रकार भारत में जो रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद था वो संकीर्ण राष्ट्रवाद न होकर व्यापक राष्ट्रवाद का परिचायक रहा, ताकि हम दूसरे देशों के या दूसरे राष्ट्रों के विचारों भावों को आत्मसात कर सकें। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर राष्ट्रवाद। 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 था और इसमें आपने जाना राष्ट्रवाद की अवधारणा यानी राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है, राष्ट्रवाद के मूल तत्व क्या हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय और राष्ट्रवाद और बहुलवाद के बारे में आपने समझने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त आप गूगल पर सर्च करके राष्ट्रवाद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, विभिन्न विचारकों ने राष्ट्रवाद की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।